स्वागत है आपका कहानी और बातें विद मेधा में। कहानी के पहले भाग में हमने जाना तारापद लगभग 15-16 वर्ष का एक चंचल और मिलनसार किशोर है। उसकी भेंट मती बाबू और उसके परिवार से होती है। अब भाग 2। एक के बाद एक नाना दलों में शामिल होकर भी तारापद ने अपनी स्वाभाविक कल्पना प्रवीण प्रकृति के कारण किसी भी दल की विशेषता प्राप्त नहीं की थी। वह अंतःकरण से बिल्कुल निर्लिप्त और मुक्त था। संसार में उसने सर्वदा अनेक कुत्सित बातें सुनी और अनेक अशोभन दृश्य देखे, किंतु उन्हें उसके मन में संचित होने का रत्ती भर अवकाश न मिला। उस लड़के का ध्यान किसी और था ही नहीं। अन्य बंधनों की भांति किसी प्रकार का अभ्यास बंधन भी उसके मन को बाध्य न कर सका। वह उस संसार में पंकिल जल के ऊपर शुभ्र पक्ष राजहंस की भांति तैरता फिरता। कौतूहलवश जितनी बार डुबकी लगाता उसके पंख ना तो भीग पाते थे ना मलिन हो पाते थे। इस कारण इस गृह त्यागी लड़के के मुख पर एक शुभ्र स्वाभाविक तारुण्य भाव से झलकता रहता। उसकी यही मुखश्री देखकर प्रवीण दुनियादार मतीलाल बाबू ने बिना कुछ पूछे बिना संदेह किए बड़े प्यार से उसका आह्वान किया था। भोजन समाप्त होने पर नौका चल पड़ी। अन्नपूर्णा बड़े स्नेह से ब्राह्मण बालक से उसके घर की बातें, उसके स्वजन कुटुंबियों का समाचार पूछने लगी। तारापद ने अत्यंत संक्षेप में उनका उत्तर देकर बाहर आकर परित्राण पाया। बाहर परिपूर्णा की अंतिम सीमा तक भरकर वर्षा की नदी ने अपने आत्मविमृत उद्दाम चांचल्य से कृति माता को मानो उद्विग्न कर दिया था। तारापद ने नौका की छत पर पाल की छाया में जाकर आश्रय लिया। ढालू हरा मैदान, पानी से भरे पाट के खेत, गहन श्याम लहराते हुए धान, घाट से गांव की ओर जाने वाले संकरे रास्ते, सघन वन वेष्टित छाया में गांव, एक के बाद एक उसकी आंखों के सामने से निकलते चले गए। जल स्थल आकाश, चारों ओर की यह गतिशीलता, सजीवता, मुखरता, आकाश पृथ्वी की यह व्यापकता एवं निर्लिप्त सुदूरता, यह अत्यंत विस्तृत चिरस्थायी निर्मेश नीरव वाक्य विहीन विश्व तरुण बालक के परमात्मीय थे। पर फिर भी वह इस चंचल मानव को क्षण भर के लिए भी स्नेह बाहुओं में बांध रखने की कोशिश नहीं करते थे। नदी के किनारे बछड़े पूंछ उठाए दौड़ रहे थे। गांव के टट्टू रस्सी से बंधे अपने अगले पैरों के बल कूदते घास चरते फिरते थे। लड़के पानी में खेल रहे थे। लड़कियां उच्च स्वर से हंसकर बातें कर रही थीं। इस सब को वह चिर नूतन अशांत कौतूहल से बैठा देखता रहता था। उसकी दृष्टि की पिपासा किसी भी तरह निवृत्त नहीं होती थी। नौका की छत पर जाकर तारापद ने धीरे धीरे खिवैयों मांझियों से बातचीत छेड़ दी। बीच बीच में वह आवश्यकता अनुसार मल्लाहों के हाथ से लग्गी लेकर खुद ही ठेलने लगता। माझियों को जब हुक्के पानी की जरूरत पड़ती तब वह स्वयं जाकर हाल संभाल लेता। जब जिधर हाल मोड़ना आवश्यक होता वह दक्षतापूर्ण संपन्न कर देता। संध्या होने से कुछ पूर्व अन्नपूर्णा ने तारापद को बुलाकर पूछा, रात में तुम क्या खाते हो? तारापद बोला, जो मिल जाता है वही खा लेता हूँ, रोज तो खाता भी नहीं। इस सुंदर बालक की आतिथ्य ग्रहण करने की उदासीनता अन्नपूर्णा को थोड़ी कष्टकर प्रतीत हुई। उनकी बड़ी इच्छा थी खिला पिलाकर पहना उड़ाकर इस यात्री बालक को संतुष्ट करें, किंतु वह किसी से संतुष्ट होगा यह वह जान ही न सकी। नौकरों को बुलाकर गांव से दूध मिठाई खरीद लाने के लिए बोला। तारापद ने पेट भर भोजन किया किंतु दूध नहीं पिया। मौन स्वभाव मती बाबू तक ने उससे दूध पीने का अनुरोध किया। उसने संक्षेप में कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता।
नदी पर 2-3 दिन बीत गए। तारापद ने भोजन बनाने, सौदा खरीदने से लेकर नौका चलाने तक सब कामों में स्वेच्छा और तत्परता दिखाई। जो भी दृश्य उसकी आंखों के सामने आता, उसी ओर तारापद की कौतूहल दृष्टि दौड़ जाती। जो भी काम उसके हाथ लगता, उसे वह पूरी गतिशीलता से करता। यों तो हर मनुष्य की अपनी एक स्वतंत्र अधिष्ठान भूमि है, किंतु तारापद इस अनंत नीला अंबरवाही शिव प्रवाह की एक आनंद उज्जवल तरंग था। भूत भविष्य के साथ उसका कोई संबंध नहीं था। आगे बढ़ते जाना ही उसका एकमात्र काम था। इधर बहुत दिनों तक नाना संप्रदायों के साथ योग देने के कारण अनेक प्रकार की मनोरंजी विद्याओं पर उसका अधिकार हो गया था। किसी भी प्रकार की चिंता से आच्छन्न ना रहने के कारण उसके निर्मल स्मृति तट पर सारी बातें अद्भुत और सहज ढंग से अंकित हो जाती थीं। पांचाली, कथकला, कीर्तन गान, यात्रा, अभिनय के लंबे अवतरण उसे कंठस्थ थे। मतीलाल बाबू अपनी नित्य पति की प्रथा के अनुसार एक दिन संध्या समय अपनी पत्नी और कन्या को रामायण पढ़ के सुना रहे थे और लवकुश की कथा की भूमिका चल रही थी। तभी तारापद अपना उत्साह संवरण ना कर पाने के कारण नौका की छत से उतर आया और बोला, किताब रहने दे, मैं लवकुश का गीत गाता हूं, आप सुनते चलिए। यह कहकर उसने लवकुश की पांचाली शुरू कर दी। बांसुरी के उन्मुक्त स्वर में वह बड़ी तेज गति से दासुराय के अनुप्रासों की वर्षा करने लगा। उस नदी नीर के संध्याकाश में हास्य, करुणा एवं संगीत का एक अपूर्व रस स्रोत प्रवाहित होने लगा। दोनों निस्तब्ध किनारे कौतूहलपूर्ण हो उठे। पास से जो नौकाएं गुजर रही थी, उनमें बैठे लोग क्षण भर के लिए उत्कंठित होकर उसी ओर कान लगाए रहे, जब तक कि गीत समाप्त न हो गया। सबने व्यथित चित्त से लंबी सांस लेकर सोचा, इतनी जल्दी क्यों समाप्त हो गया। सजल नयना अन्नपूर्णा की ईर्ष्या हुई कि उस लड़के को गोद में बैठाकर छाती से लगाकर उसका माथा चूम ले। मतीलाल बाबू सोचने लगे, इस लड़के को यदि किसी प्रकार अपने पास रखूं तो मेरे पुत्र का अभाव पूरा हो जाए। केवल छोटी बालिका चारू शशि का अंतःकरण ईर्ष्या और विद्वेष से परिपूर्ण हो उठा। चारू के मन में ईर्ष्या का उदय हुआ। यह समझकर उसकी माँ ने चारू के सामने तारापद के प्रति स्नेह प्रकट करना कम कर दिया। संध्या के बाद जब चारू जल्दी जल्दी खाकर सो जाती, तब अन्नपूर्णा नौका कक्ष के दरवाजे के पास बैठ जाती और मती बाबू और तारापद बाहर बैठते और अन्नपूर्णा के अनुरोध से तारापद गाना शुरू करता। उसके गाने से जब नदी के किनारे की विश्राम निरता ग्राम श्री संध्या के विपुल अंधकार में मुग्ध निस्तब्ध हो जाती और अन्नपूर्णा का कोमल हृदय स्नेह और सौंदर्य रस से उछलने लग जाता, तब चारू सहसा बिस्तर से उठकर तेजी से आकर रोष के साथ कहती, माँ, तुमने ये क्या शोर मचा रखा है, मुझे नींद नहीं आती। माता पिता उसको अकेला सुलाकर तारापद को घेरकर संगीत का आनंद ले रहे हैं, यह उसे एकदम असह्य हो उठता। नंदीग्राम कब छूट गया तारापद को पता ही न चला। विशाल नौका अत्यंत मृदुमंद गति से कभी पाल तानकर, कभी रस्सी खींचकर अनेक नदियों की शाखाओं प्रशाखाओं में से होकर नौकारोहियों के दिन भी इन सभी नदी उपनदियों के समान शांतिपूर्ण, सौंदर्यपूर्ण वैचित्र्य के बीच सहज सौम्य गति से मृदमुष्ट कल स्वर में प्रवाहित होने लगे। किसी को किसी प्रकार की जल्दी न थी। दोपहर को स्नानागार में बहुत समय व्यतीत होता और इधर संध्या होते न होते बड़े दिखने वाले किसी गांव के किनारे घाट के समीप झिल्ली मंदिरित वन के पास नौका बांध दी जाती। इस प्रकार 10 दिन में नौका काठलियां पहुंची। जमींदार के आगमन पर घर से पालकी और टट्टुओं का समागम हुआ और हाथ में बांस की लाठी धारण किए
सिपाही चौकीदार के दल बार बार बंदूक की खाली आवाज से गांव के उत्कंठित काक समाज को मुखर कर दिया। इस सारे समारोह में समय लगा। इस बीच में तारापद ने तेजी से नौका से उतरकर एक बार सारे गांव का चक्कर लगा डाला। किसी को दादा, किसी को काका, किसी को दीदी, किसी को मौसी कहकर 2-3 घंटे में सारे गांव में साथ सौहार्द बंधन स्थापित कर लिया। कहीं भी उसके लिए स्वभावतः कोई बंधन नहीं था। इससे यह बालक गजब की शीघ्रता और आसानी से सबके साथ परिचय कर लेता था। तारापद ने देखते ही देखते थोड़े ही दिनों में गांव के समस्त हृदयों पर अधिकार कर लिया। इतनी आसानी से हृदय हरण करने का कारण यह था कि तारापद हरेक के साथ उसका अपना बनकर स्वाभाविक रूप से योग दे सकता था। वह किसी भी प्रकार के विशेष संस्कारों द्वारा बंधा ना था। इसलिए सभी अवस्थाओं और सभी कामों में उसमें एक प्रकार की सहज प्रवीणता थी। बालकों के लिए वह बिल्कुल स्वाभाविक बालक था और उनसे श्रेष्ठ, और स्वतंत्र वृद्धों के लिए वह बालक तो न रहता किंतु पुरखा भी नहीं था। चरवाहों के साथ वह चरवाहा था, फिर भी ब्राह्मण। हरेक के हर काम में वह चिरकाल के सहयोगी के समान अभ्यस्त भाव से हस्तक्षेप करता। हलवाई की दुकान पर बातें करते करते हलवाई कह उठता, भैया जरा बैठो तो मैं अभी आता हूँ। तारापद दुकान पर बैठकर साल के पत्ते से संदेश पर बैठी मक्खियां उड़ाने लग जाता। मिठाइयाँ बनाने में भी वह पक्का था। करघे का मर्म भी उसे मालूम था। कुम्हार का चाक चलाना भी उसको आता था। तारापद ने सारे गांव को वश में कर लिया। केवल एक बालिका की ईर्ष्या अभी तक वह नहीं जीत पाया था। यह बालिका उग्र भाव से उसके बहुत दूर निर्वासन की कामना करती थी। यही जानकर शायद तारापद इस गांव में इतने दिन आबद्ध बना रहा। किंतु बालिका में भी नारी के अंतर रहस्य का भेद जान पाना बहुत कठिन था। चारू शशि ने इसका प्रमाण दिया। ब्राह्मण पुरोहिताइन की कन्या सोनामणि 5 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। वह चारू की समवयस्का सहेली थी। अस्वस्थ होने के कारण वह घर पर ही थी, जिसके कारण सहेली से कुछ दिनों तक भेंट नहीं कर पाई थी। स्वस्थ होके जिस दिन भेंट करने आई उस दिन प्रायः अकारण ही दोनों सहेलियों में कुछ मनोमालिन्य की नौबत आ गई। चारू ने अत्यंत विस्तार से बात आरंभ की। उसने सोचा था तारापद नामक अपने नव अर्जित परम रत्न को जुटाने की बात को विस्तार पूर्वक वर्णन करके अपनी सहेली को सुनाएगी। किंतु जब उसने सुना कि तारापद सोनामणि के लिए तनिक भी अपरिचित नहीं था और पुरोहिताइन को वह मौसी कहता था और सोनामणि उसको भैया कहकर बुलाती थी, जब उसने सुना कि तारापद ने न केवल बांसुरी पर कीर्तन का सुर बजाकर दोनों का मनोरंजन किया है, सोनामणि के अनुरोध से उसके लिए अपने हाथों बांस की एक बांसुरी बना के दी है, न जाने कितने दिनों से वह उसी ऊंची डाल से फल और शाख से फूल तोड़कर देता आ रहा है, तब चारू के अंतःकरण में मानो तप्त शूल बेधने लगे। चारू समझती थी कि तारापद विशेष रूप से उन्हीं का तारापद है, अत्यंत रूप से संरक्षणीय, फिर भी किसी भी तरह का उसमें सामीप्य न पा सकेगा। यही अद्भुत दुर्लभ दैवलब्ध ब्राह्मण बालक सोनामणि के लिए सहजगम्य क्यों हो गया? हम यदि इसे इतना यत्न करके ना लाते, इतने यत्न से ना रखते, तो सोनामणि और बाकी लोगों को इसका दर्शन कहाँ से होता? सोनामणि को भैया शब्द सुनते ही उसके सारे शरीर में आग लग गई। चारू जिस तारापद को मन ही मन विद्वेष बाणों से जर्जर करने की चेष्टा करती रहती थी, उसी के एकाधिकार को लेकर इतना प्रबल उद्वेग क्यों? किस सामर्थ्य है ये जो यह समझे? किसमें सामर्थ्य है जो ये समझे? उस दिन किसी अन्य तुच्छ बात के सहारे सोनामणि के साथ चारू की गहरी कुट्टी हो गई और वह तारापद के कमरे में जाकर उसकी प्रिय वंशी लेकर उस पर कूद कूद कर उसे कुचलती हुई निर्दयता पूर्वक तोड़ने लगी। चारू जब प्रचंड रोष में इस
ध्वंस कार्य में व्यस्त थी तभी तारापद ने कमरे में प्रवेश किया। बालिका की यह प्रलय मूर्ति देखकर उसे आश्चर्य हुआ और बोला, चारू, तुमने मेरी वंशी क्यों तोड़ी? चारू रक्त नेत्रों और लाल मुख से, ठीक कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ कहकर टूटी हुई वंशी को और दो चार अनावश्यक लाते मारकर रोने लग गई और कमरे के बाहर चली गई। तारापद ने वंशी उठाकर उलट पुलट कर देखा, अब उसमें कोई दम नहीं था। अपनी पुरानी वंशी की यह दुर्गति देखकर वह अपनी हंसी रोक न सका। चारू शशि दिनों दिन उसके परम कौतूहल का विषय बनती जा रही थी। उसके कौतूहल का एक और क्षेत्र था मती बाबू की लाइब्रेरी में अंग्रेजी की तस्वीरों वाली किताबें। भारी जगत से उसका यथेष्ट परिचय हो गया था, किंतु तस्वीरों के इस जगत में वह किसी भी प्रकार अच्छी तरह प्रवेश नहीं कर पाया था। कल्पना द्वारा वह अपने मन में बहुत कुछ जमा लेता, किंतु उससे उसका मन तृप्त नहीं होता। तस्वीरों की पुस्तकों के प्रति तारापद का यह आग्रह देखकर एक दिन मती बाबू बोले, अंग्रेजी सीखोगे? तब तुम इन सारी तस्वीरों का अर्थ समझने लगोगे। तारापद ने तुरंत कहा, हाँ सीखूंगा। मती बाबू ने खुश होकर गांव के एंट्रेंस स्कूल के हेडमास्टर राम रतन बाबू को प्रतिदिन संध्या समय इस लड़के को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया। तारापद अपनी प्रखर स्मरण शक्ति एवं अखंड मनोयोग के साथ अंग्रेजी अध्ययन में प्रवृत्त हो गया। उसने पुराने जगत के साथ कोई संपर्क ना रखा। मोहल्ले के लोग अब उसे ना देख पाते। अब वह संध्या के पर निर्जन नदी तट पर तेजी से टहलता हुआ किसी को दिखाई न देता। उसके उपासक बालक संप्रदाय दूर से खिन्न होकर उसको निहारते रहते। उसके पाठ में बाधा डालने का साहस कोई नहीं कर पाता था। चारू भी आजकल उसे बहुत देख नहीं पाती थी। पहले तारापद अंतःपुर में जाकर अन्नपूर्णा की स्नेह दृष्टि के सामने बैठकर भोजन करता था, किंतु इस कारण कभी कभी देर हो जाती थी। इसलिए उसने मती बाबू से अनुरोध करके अपने भोजन की व्यवस्था बाहर करा ली। अन्नपूर्णा ने व्यथित होकर इस पर आपत्ति प्रकट ना की, किंतु अध्ययन के प्रति बालक का उत्साह देखकर अत्यंत संतुष्ट होकर मती बाबू ने इस नई व्यवस्था का अनुमोदन किया। तभी सहसा चारू भी जिद कर बैठी कि मैं भी अंग्रेजी सीखूंगी। उसके माता पिता ने अपनी कन्या के इस प्रस्ताव को पहले तो परिहास का विषय समझकर हंसी उड़ाई, किंतु कन्या ने तुरंत इस प्रस्ताव के परिहास्य अंश को प्रचुर अश्रु जलधारा से पूर्ण रूप से धो डाला। अंत में इस स्नेह दुर्बल निरुपाय अभिभावकों ने बालिका के प्रस्ताव को गंभीरता से स्वीकार कर लिया। तारापद के साथ साथ चारू को भी मास्टर जी पढ़ाने लग गए, किंतु पढ़ना लिखना इस बालिका के स्वभाव के विपरीत था। वह स्वयं तो कुछ सीख नहीं पाई, बस तारापद की पढ़ाई में विघ्न डालने लगी। वह पिछड़ जाती थी, पाठ को कंठस्थ नहीं करती थी, किंतु फिर भी वह किसी भी प्रकार तारापद से पीछे नहीं रहना चाहती थी। तारापद के उससे आगे निकलकर नया पाठ लेने पर वह बहुत रुष्ट हो जाती और रोने धोने लगती। तारापद के पुरानी पुस्तक समाप्त कर नई पुस्तक खरीदने पर उसके लिए भी नई पुस्तक खरीदनी पड़ती। तारापद छुट्टी के समय स्वयं कमरे में बैठ के लिखता, पाठ कंठस्थ करता। उस ईर्ष्यापरायण बालिका से सहन नहीं होता। वह छिपकर उसके लिखने की कॉपी पे स्याही डाल देती, उसकी कलम चुरा लेती, यहाँ तक कि किताब में जिसका अभ्यास करना हो उस अंश को फाड़ देती। तारापद बालिका की यह सारी धृष्टता अमोद पूर्वक सहता। असह्य होने पर तारापद उसको मारता, किंतु किसी भी प्रकार उसका नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। देवात एक उपाय निकल आया। एक दिन बहुत खींचकर निरुपाय तारापद स्याही से रंगी अपनी लिखने की कॉपी फाड़कर गंभीर खिन्न मुद्रा में बैठ गया। दरवाजे के पास आकर चारू ने सोचा कि आज तो मार पड़ेगी, किंतु उसकी प्रत्याशा पूर्ण नहीं हुई। तारापद बिना कुछ कहे चुपचाप बैठा रहा। बालिका कमरे के भीतर बाहर चक्कर काटने लगी। बार बार उसके इतने समीप से निकलती थी कि तारापद चाहता तो उसकी पीठ पर एक थप्पड़ जमा सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया और वह गंभीर बनकर बैठा रहा।
बालिका बड़ी मुश्किल में पड़ गई। किसी प्रकार क्षमा प्रार्थना करनी होती। इस विद्या का उसने कभी अभ्यास ही नहीं किया था। अतएव अपने शुद्र हृदय को अपने सहपाठी से क्षमा याचना करने के लिए अत्यंत कातर हो उठी। अंत में कोई उपाय न देखकर फटी हुई लेखिका पुस्तिका का टुकड़ा लेकर तारापद के पास बैठकर खूब बड़े बड़े अक्षरों में उसने लिखा, मैं फिर कभी किताब पर स्याही नहीं फैलाऊंगी। लिखना समाप्त कर वह उस लेख को तारापद की ओर लेकर के गई। अनेक प्रकार की चंचलता का प्रदर्शन करने लगी। यह देखकर तारापद हंसी न रोक सका और वह हंस पड़ा। बालिका लज्जा और क्रोध से अधीर होकर कमरे से भाग गई। जिस कागज पर उसने अपने हाथ से दीनता प्रकट की थी, उसको अनंत काल के लिए और अनंत जगत से बिल्कुल लोप कर पाती तो उसके हृदय का क्षोभ मिट सकता। उधर संकुचित चित्त सोनामणि एक दो दिन अध्ययनशाला के बाहर घूम फिर कर झाँक कर चली गई। सहेली चारू शशि के साथ और सब बातों में उसका विशेष बंधुत्व था, किंतु तारापद के संबंध में चारू को वह अत्यंत भय और संदेह से देखती थी। चारू जिस समय अंतःपुर में होती उसी समय का पता लगाकर सोनामणि संकोच करती हुई तारापद के द्वार के पास जाकर खड़ी हो जाती। तारापद किताब से मुंह उठाकर सस्नेह कहता, क्यों सोना, क्या समाचार है? मौसी कैसी है? सोनामणि कहती, बहुत दिन हो गए, माँ ने तुमको एक बार चलने के लिए कहा है। उनकी कमर में पीड़ा होने के कारण वे तुम्हें देखने नहीं आ सकती। शायद इसी बीच सहसा चारू उपस्थित हो गई। सोनामणि घबरा गई। वह मानो छिपकर अपनी सहेली की संपत्ति चुरा रही हो। चारू आवाज को सप्तम पर चढ़ाकर बौहे चढ़ाकर मुंह बनाकर कहने लगी, ए सोना, तू पढ़ने के समय हल्ला मचाने आती है, मैं अभी जाकर पिताजी से कह दूंगी। मानो वह स्वयं तारापद की एक अभिभाविका हो। उसके पढ़ने लिखने में लेश मात्र भी बाधा ना पड़े, मानो रात दिन बस इसी पर उसकी दृष्टि रहती है। किंतु वह स्वयं किस अभिप्राय से इस असमय में तारापद के कमरे पढ़ने के कमरे में आकर उपस्थित हुई है, यह अंतर्यामी से छिपा नहीं था और तारापद भी इसे अच्छी तरह जानता था। किंतु बेचारी सोनामणि डरकर उसी क्षण हजारों झूठी कैफियतें देती। अंत में जब चारू घृणापूर्वक उसको मिथ्यावादी कहकर संबोधित करती, तो वह लज्जा शंकित पराजित होकर व्यथित चित्त से चली जाती। दरियाद्र तारापद उसको बुलाकर कहता, सोना, आज संध्या समय में तेरे घर आऊंगा, अच्छा? चारू सर्पणी के समान फुफकारती हुई कहती, हाँ, जाओगे तो तुम्हें पाठ तैयार नहीं करना है, मैं मास्टर साहब को कह दूंगी। चारू के इस धमकी से न डरकर तारापद एक दो दिन संध्या के बाद पुरोहित जी के घर गया। तीसरी या चौथी बार चारू ने कोरी धमकी न देकर सीधे सीधे एक बार बाहर से तारापद के कमरे के दरवाजे पर सांकल चढ़ाकर माँ के मसाले के बक्स का ताला लगा दिया। सारी संध्या तारापद को इसी तरह बंदी अवस्था में रखकर भोजन के समय द्वार खोला। गुस्से के कारण तारापद कुछ बोला नहीं और बिना खाए चले जाने की तैयारी करने लगा। उस समय व्याकुल बालिका हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बारंबार कहने लगी, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, तुम खाकर जाना। इससे भी जब तारापद वश में ना आया तो वह अधीर होकर रोने लगी। संकट में पड़कर तारापद लौट आया और भोजन करने बैठ गया। चारू ने कितनी बार अकेले में प्रतिज्ञा की वह तारापद के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करेगी, फिर भी कभी उसे एक क्षण के लिए भी परेशान नहीं करेगी, किंतु सोनामणि आदि अन्य 5 जनों के बीच में आ पड़ते ही न जाने कब कैसे उसका मिजाज बिगड़ जाता था और वह किसी भी प्रकार आत्मनियंत्रण नहीं कर पाती। कुछ दिन जब ऊपर ऊपर से भलमन साहत बरतती, तभी किसी आगामी उत्कट के लिए तारापद सतर्कता पूर्वक प्रस्तुत हो जाता। आक्रमण हठात किस कारण किस दशा से होगा कहा नहीं जा सकता था। इसके बाद प्रचंड तूफान के बाद प्रचुर अश्रु की वर्षा और उसके बाद प्रसन्न शांति। इस तरह लगभग 2 वर्ष बीत गए। इतने लंबे समय तक तारापद कभी किसी के पास बंधकर नहीं रहा। शायद पढ़ने लिखने में उसका मन एक अपूर्ण आकर्षण से बंध गया था।
कदाचित उसकी सहपाठिनी बालिका का स्वाभाविक दौरात्म्य, चंचल सौंदर्य, अलक्षित भाव उसके हृदय पर बंधन फैला रहा था। इधर चारों की अवस्था 11 पार कर गई थी। मती बाबू ने खोजकर अपनी पुत्री के विवाह के लिए 2-3 अच्छे रिश्ते जुटाए। कन्या की अवस्था विवाह के योग्य हुई जानकर मती बाबू ने उसका अंग्रेजी पढ़ना और बाहर निकलना बंद कर दिया। इस आकस्मिक अवरोध पर घर के भीतर चारू ने भारी आंदोलन कर दिया। तब अन्नपूर्णा ने एक दिन मती बाबू को बुलाकर कहा, पात्र के लिए तुम इतनी खोज क्यों करते हो? तारापद लड़का तो अच्छा है और तुम्हारी लड़की भी उसको पसंद करती है। सुनकर मती बाबू को बड़ा विस्मय हुआ। कहा, भला यह भी कभी हो सकता है? तारापद के कुलशील का कुछ भी पता नहीं। मेरी इकलौती लड़की है, मैं उसे अच्छे घर में देना चाहता हूँ। एक दिन रायडांगा के बाबुओं के घर से लोग लड़की देखने आए। वस्त्र आभूषण पहनाकर चारू को बाहर लाने की बहुत चेष्टा की गई। वह सोने के कमरे का द्वार बंद करके बैठ गई और किसी भी प्रकार बाहर ना निकली। मती बाबू ने कमरे के बाहर से बहुत अनुनय किया, बहुत फटकारा, पर किसी भी प्रकार भी कोई परिणाम न निकला। अंत में बाहर आकर रायडांगा के दूतों से बहाना बनाना पड़ा कि कन्या एकाएक बीमार हो गई है, आज दिखाई नहीं जा सकती। उन्होंने सोचा लड़की में ही कोई दोष है, इसीलिए इस चतुराई का सहारा लिया जा रहा है। तब मती बाबू विचार करने लगे, तारापद लड़का तो सही है, उसको मैं घर में ही रख सकूंगा। ऐसा होने से अपनी एकमात्र लड़की को पराए घर नहीं भेजना पड़ेगा। यह भी सोचा कि इतनी अशांत अबाध्य लड़की का दुर्तपना उसकी समझ यह भी सोचा कि उनकी अशांत अबाध्य लड़की का दुरंतपना उनकी स्नेहपूर्ण आंखों को कितना ही क्षम्य प्रतीत हो, ससुराल वाले सहन नहीं करेंगे। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि उनकी लड़की का जिस तरह का व्यवहार तो हो, वो माता पिता के लिए सहनीय हो सकता है, वह उसे स्नेह से देख सकते हैं, पर ससुराल में उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। फिर पति पत्नी ने सोच विचार कर तारापद के घर उसके सारे कुल का हालचाल जानने के लिए आदमी भेजा। समाचार आया, वंश अच्छा है किंतु दरिद्र है। तब मती बाबू ने लड़के की माँ और भाई के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। उन्होंने आनंद से सम्मति देते हुए मुहूर्त भर की भी देर न की। कांठलिया के मती बाबू और अन्नपूर्णा के दिन लग्न की आलोचना करने लगे, किंतु स्वाभाविक गोपनीयता प्रिय सावधान मती बाबू ने बात को गोपनीय रखा। चारू को बंद न रखा जा सका। वह बीच बीच में वर्गी के हमले की तरह तारापद के कमरे में जा पहुंचती। कभी रोष, कभी प्रेम, कभी विराग के द्वारा उसके अध्ययन क्रम की शांति को अकस्मात तरंगित कर देती। उसे आजकल इस निर्लिप्त मुक्त स्वभाव ब्राह्मण बालक के मन में बीच बीच में कुछ समय के लिए विद्युत स्पंदन के समान एक अपूर्व चांचल्य का संचार हो जाता। श्रावण में विवाह का शुभ दिन निकला। मती बाबू ने तारापद की माँ और भाइयों को बुलावा भेजा, किंतु तारापद को यह नहीं बताया। कलकत्ता के फौजी बैंड को बयाना देने के लिए मुख्तार को आदेश दिया और सामान की सूची भेज दी। आकाश में वर्षा के नए बादल आ गए। गांव की नदी इतने दिन तक सूखी पड़ी थी, बीच बीच में केवल किसी गड्ढे में पानी भरा था। छोटी छोटी नौकाएं उस पंकिल जल में डूबी पड़ी थीं और नदी की सूखी धार में बैलगाड़ियों के आवागमन से गहरी लकीरें खुद गई थीं। ऐसे समय एक दिन पिता के घर से लौटी पार्वती के समान न जाने कहाँ से द्रुतगामिनी जलधारा कल हास्य करती हुई गांव के शून्य वक्ष पर उपस्थित हो गई। इसी समय कूडलकाटा में नागा बाबाओं के इलाके में विख्यात रथ यात्रा का मेला लगा। ज्योत्सना संध्या में तारापद ने घाट पर जाकर देखा, कोई नौका खर्च लिए, कोई यात्रा करने वालों की मंडली लिए, कोई बिक्री का सामान लिए प्रबल नवीन स्रोत की धारा में तेजी से मेली की ओर चले जा रहे हैं।
कलकत्ता की वाद्य मंडली जोर से द्रुत ताल पर बाजे बजा रही है। यात्रा का दल बेले पर गीत गा रहा है और सम पर हाहा शब्द की ध्वनि हो रही है। पश्चिम प्रदेश की नौका के मल्लाह केवल मृदंग और करताल लिए उन्मत्त उत्साह से बिना संगीत के खचमच शब्द से आकाश को विदीर्ण कर रहे हैं। देखते देखते पूर्व क्षितिज से सघन मेघ राशि ने प्रकांड काला पाल तानकर आकाश के बीच खड़ा कर दिया। चांद ढक गया। पूर्व की वायु वेग से बहने लगी। मेघ के पीछे मेघ दौड़ चले। नदी में जल कलकल हास्य करता उमड़ने लगा। नदी तीव्रवर्ती आंदोलित वन श्रेणी में अंधकार पूंजीभूत हो उठा। मेंढकों ने टर्राना शुरू कर दिया। झिल्ली की ध्वनि जैसे दरांत लेकर अंधकार को चीरने लगी है, मानो आज सामने समस्त जगत की रथ यात्रा हो। चक्र घूम रहा है, ध्वजा फहर रही है, पृथ्वी कांप रही है, मेघ उमड़ रहे हैं, वायु दौड़ रही है, नदी बह रही है, नौका चल रही है, गीत उठ रहा है। देखते ही देखते गुरु गंभीर ध्वनि में मेघ गरजने लगे। विद्युत आकाश को चीर चीर कर चौकाचौंध करने लगी। सुदूर अंधकार में से मूसलाधार वर्षा की गंध आने लगी। केवल नदी के किनारे एक और काठलिया ग्राम अपनी कुटी के द्वार बंद करके दिया बुझाए चुपचाप सो रहा था। दूसरे दिन तारापद की माता और भाई आकर काठलिया में उतरे। उसी दिन कलकत्ता से विविध सामग्री से भरी 3 बड़ी नौकाएं काठलिया के जमींदार की कचहरी के घाट पर लगी। एवं उसी दिन बहुत सवेरे सोनामणि कागज में थोड़ा सा अमावट एवं पत्ते के दोने में कुछ अचार लेकर डरती डरती तारापद के पढ़ने के कमरे के पास आकर खड़ी हो गई। किंतु उस दिन तारापद किसी को दिखाई नहीं दिया। स्नेह प्रेम बंधुत्व के षड्यंत्र बंधन उसको चारों ओर से पूरी तरह से घेर लें, इससे पहले ही वह बालक समस्त ग्राम का हृदय चुराकर एकाएक वर्षा की मेघ आच्छादित अंधकारपूर्ण रात्रि में आसक्ति विहीन उदासीन जनी विश्व पृथ्वी के पास चला गया। श्रोताओं, यही समाप्त होती है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कालजयी कहानी अतिथि। तारापद का चरित्र हमें एक ऐसे मनुष्य से परिचित कराता है जिसके लिए स्वतंत्रता किसी भी सुविधा, स्नेह या स्थायित्व से अधिक मूल्यवान है। उसे प्रेम और अपनापन तो मिलता है, लेकिन उसका मन किसी भी एक स्थान या किसी भी एक बंधन में ठहरना स्वीकार नहीं करता। वह सभी के जीवन में एक अतिथि है। वह सबके जीवन में आता है, स्नेह पाता है और यादें देकर के चला जाता है। वह कहीं भी एक स्थायी जगह नहीं रह सकता। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे आपके विचार पढ़कर बहुत खुशी होगी। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई है तो आप मेरे चैनल कहानी और बातें विद मेधा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हिंदी साहित्य की ऐसी कालजयी कहानियाँ, कविताएं और साहित्यिक चर्चाएं आप सबसे पहले सुन सकें। मैं हूँ मेधा और मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई साहित्यिक यात्रा के साथ।